सावन का महीना चल रहा था। गांव के चारों ओर झमाझम बारिश हो रही थी। गांव के तमाम किसान अपने अपने खेतों में धान की रोपाई में जुटे हुए थे। पूरे गांव में बस एक ही घर ऐसा था जिसके हिस्से में कोई जमीन नहीं आई थी। उस घर के मुखिया रमेश का इकलौता सहारा उसकी चिकन बिरयानी की रेहड़ी थी। रमेश रोज सुबह उठता और गांव के किनारे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे अपनी रेहड़ी सजा देता था। लगातार हो रही बारिश की वजह से रमेश की बिक्री पर बुरा असर पड़ा था। ग्राहक कम आ रहे थे और उसे रोजाना घाटा हो रहा था। एक दिन हर रोज की तरह गांव का मुखिया अपने नौकर कल्लू के साथ उधर से गुजरा। रमेश ने मुखिया को देखकर बड़ी इज्जत से आवाज लगाई। पधारिए मुखिया जी, आइए, प्रणाम, बैठिए। आज आपके लिए ताज़ा बिरयानी बनी है। नहीं रमेश, बैठने का वक्त नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरे खेत में कटी फसल पड़ी है। बारिश का मौसम है, सब अपने काम में लगे हैं। मुझे कोई मजदूर नहीं मिल रहा। पूरे गांव में बस तू ही है जिसके पास अपना खेत नहीं है। क्या तू चलकर मेरा अनाज ढोकर घर पहुंचा देगा? माफ कीजिए मुखिया जी, मुझे खेती बाड़ी का कोई काम नहीं आता। मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? इसमें क्या मुश्किल है, बस बोरी पीठ पर रखनी है और मेरे घर तक पहुंचानी है। मुखिया जी, अगर मैं वहाँ चला गया तो मेरी रेहड़ी कौन संभालेगा? वैसे ही बारिश की मार से ग्राहक कम हो गए हैं। जो चंद वफादार ग्राहक बचे हैं वो भी रेहड़ी बंद देखकर फिर नहीं आएंगे। तो तू मेरी बात नहीं मानेगा? बुरा ना मानिए मुखिया जी, चाहे आपको कितना भी गुस्सा आए, मैं अपनी दुकान छोड़कर नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है, देखता हूँ तू इस ठेले से कितना कमा लेता है। तेरी ये सारी अकड़ मैं जल्द ही निकालूंगा। इतना कहकर मुखिया गुस्से में वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर बाद गांव के बुजुर्ग दीनानाथ काका रमेश की रेहड़ी पर पहुँचे। दीनानाथ काका वही शख्स थे जिन्होंने रमेश को ये रेहड़ी शुरू करवाने में मदद की थी, इसलिए रमेश उनका बहुत सम्मान करता था। आइए काका, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। बेटा, पहले एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी निकालो, फिर आगे बात करते हैं। रमेश ने फटाफट एक प्लेट बिरयानी काका को दी। काका ने बड़े चाव से बिरयानी खाई और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, बिरयानी का जायका तो लाजवाब है, लेकिन तुम जो चावल इस्तेमाल करते हो वो मामूली किस्म का है। मैं अपने खेतों में असली बासमती की खेती करता हूँ। तुम आज शाम मेरे घर आना, मैं तुम्हें बासमती चावल की एक बोरी दूंगा। जब तुम उस चावल से बिरयानी बनाओगे ना, तो पूरे गांव में ऐसी महक फैलेगी कि लोग खेत छोड़कर तुम्हारी रेहड़ी पर दौड़े चले आएंगे। ठीक है काका, आपकी बात सिर आंखों पर। मैं आज शाम को आपके घर जरूर आऊंगा, बस ये बारिश थोड़ी थम जाए। काका के जाने के कुछ देर बाद रेहड़ी के पास एक चमकती दमकती बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक शहरी जोड़ा उतरा। वो रमेश की रेहड़ी के पास आए और हैरानी से देखने लगे। अरे भाई साहब, इस मूसलाधार बारिश में भी आपने बिरयानी की रेहड़ी लगा रखी है। इस मौसम में तो लोग घरों से बाहर कदम नहीं रख रहे और आप यहाँ डटे हुए हैं। बाबूजी, क्या करूं, मजबूरी है। मेरी एक छोटी बेटी है जिसकी तबीयत बहुत खराब रहती है। उसकी दवा के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास ना जमीन है न कोई और हुनर, बस यही एक रेहड़ी है। सुनकर बहुत दुख हुआ। चलो आज हम इनकी मदद करते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। भाई साहब, जरा एक प्लेट मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए लगा दो। हम खाकर देखते हैं, फिर आपको पैसे देते हैं। बाबूजी, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये लीजिए आपकी प्लेट। आपकी दयालुता देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। रमेश ने तुरंत दोनों के लिए बिरयानी परोसी। पहला निवाला मुंह में डालते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये स्वाद तो कमाल का है। मैं इसे 10 में से पूरे 10 नंबर दूंगा। नंबर की बात ही मत करो, ये तो 10 में से 10 हैं। ये लो भैया, पूरे 500 रुपए रख लो। जो भी बचे अपने पास रखना और अपनी बेटी के लिए अच्छी दवा और खाने पीने का सामान ले जाना। हम इस रास्ते से अक्सर आते जाते रहते हैं। कभी कोई दिक्कत हो तो हमारी गाड़ी पहचान लेना, हमें रोककर मदद ले लेना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, भगवान आपका भला करे। उन दोनों अजनबी मेहमानों की उदारता देखकर रमेश की आंखें नम हो गईं। उनके जाने के बाद रमेश ने काफी देर तक ग्राहकों का इंतजार किया, लेकिन बारिश तेज होने की वजह से कोई नहीं आया। तब उसने रेहड़ी बंद की और सीधे दीनानाथ काका के घर पहुंचा। वहां से चावल की बोरी ली और काका को पैसे देने लगा। अरे बेटा, मैं इन पैसों का क्या करूंगा? और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? काका, आज रेहड़ी पर गाड़ी से बहुत नेक लोग आए थे। उन्होंने बिटिया की मदद के लिए ये पैसे दिए हैं। लेकिन काका, आपसे बिना पैसे दिए अनाज लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से बारिश का मौसम है, आपका भी नुकसान हो सकता है। प्लीज ये रख लीजिए। नहीं बेटा, ये पैसे तुम बाद में दे देना। अभी बिटिया की दवा के लिए तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है। तुम तुरंत घर जाओ। रमेश घर पहुंचा। खाट पर उसकी बीमार बेटी लेटी थी और पत्नी गीता बगल में खड़ी थी। चावल की बोरी देखकर गीता चौंक गई। अरे जी, ये बोरी कहाँ से उठा लाए? और ये किस चीज की बोरी है? बिटिया की दवा के लिए तो पैसे नहीं है, ऊपर से आप नई नई चीजें खरीद लाते हो। अरे गीता, तुम समझ नहीं रही हो। ये असली बासमती चावल की बोरी है। क्या? बासमती चावल? इतनी महंगी बोरी आप इस हालत में खरीद लाए? ऊपर से बिटिया की तबीयत इतनी खराब है, कुछ तो सोचो। शांत रहो गीता, तुम पूरी बात सुनती नहीं और चिल्लाने लगती हो। ये बोरी दीनानाथ काका ने दी है और ये देखो, दवा के लिए 500 रुपए भी है। इतने पैसे? कहीं आपने कोई दूसरा काम तो शुरू नहीं कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। आज रेहड़ी पर भगवान के भेजे हुए 2 नेक इंसान आए थे।
उन्होंने बिटिया की दवा के लिए ये मदद दी है। मेरे लिए अभी बिटिया की सेहत ही सबसे जरूरी है। भगवान उन भले लोगों को हमेशा खुश रखे। और सुनिए जी, अगर वो फिर कभी दिखे तो उनका शुक्रिया जरूर करना। सचमुच भगवान इस मुश्किल वक्त में हमारी परीक्षा ले रहा है। बारिश की ठंडी हवाओं के बीच सारा परिवार सो गया। अगली सुबह हुई। रमेश ने फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे अपनी रेहड़ी सजाई। अभी रेहड़ी लगाए थोड़ी ही देर हुई थी कि दीनानाथ काका हाँफते हुए उसके पास आए। बेटा रमेश, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ। क्या हुआ काका? आज तो मैंने आपके लिए बासमती चावल से बिरयानी बनाई है। देखिए कितनी लाजवाब खुशबू आ रही है। बेटा, महक तो मेरे घर तक आ रही है, लेकिन बात यह है कि गांव के मुखिया भंवर सिंह ने ठीक सामने अपना एक बड़ा ढाबा खोल लिया है, और वो भी चिकन बिरयानी का। अब बताओ तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तो इसमें डरने की क्या बात है काका? बात यह है बेटा कि तुम बिरयानी 50 रुपए प्लेट दे रहे हो और उसने सीधे 40 रुपए प्लेट बेचना शुरू कर दिया है। पूरे 10 रुपए का फर्क है। लोग सस्ते के चक्कर में उसके ढाबे पर जाएंगे। तुम्हारी रेहड़ी पर भला कौन आएगा? काका, मुझे अपने हुनर और आपकी बासमती के स्वाद पर पूरा भरोसा है। आप बस इस बेंच पर बैठिए और देखिए ये बासमती की खुशबू कैसे सबको खींच कर लाती है। देखते ही देखते बासमती की महक हवा में ऐसी घुली कि रमेश की रेहड़ी पर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ में से एक महिला बोली, अरे रमेश भैया, आज तो बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल रही है। मैं तो खेत का काम छोड़कर सीधे यहाँ दौड़ी चली आ रही हूँ। सही कह रही हो बहन, मैं भी खेत में ही थी। मेरे बच्चों ने कहा कि आज रमेश भैया ने कुछ खास बनाया है। भैया जल्दी से 2 प्लेट यहाँ लगाओ और 2 प्लेट घर के लिए पैक कर दो। रमेश ने फुर्ती से सबके लिए प्लेटें लगानी शुरू कर दी। बिरयानी खाते ही लोग तारीफ करने लगे। अरे भाई साहब, आज तो स्वाद में 4 चांद लग गए। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और चिकन भी इतना मुलायम है कि मुंह में जाते ही घुल रहा है। ये सब दीनानाथ काका की देन है। ये उन्हीं के खेतों का बासमती चावल है। देखते ही देखते रमेश की सारी बिरयानी बिक गई और वो खुशी खुशी घर लौट गया। उधर मुखिया भंवर सिंह अपने आलीशान ढाबे पर नौकर कल्लू के साथ खड़ा था। एक भी ग्राहक नहीं आया था। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। सुन कल्लू, तुझे क्या लगता है ये गांव वाले मेरे ढाबे पर क्यों नहीं आ रहे? मैंने तो दाम भी 10 रुपए कम रखे थे। मालिक, जो आदमी 10 साल से यहाँ ईमानदारी से दुकान लगा रहा है, आप अचानक ढाबा खोलकर और सिर्फ 10 रुपए सस्ता करके उसके ग्राहक नहीं तोड़ सकते। तो फिर तू ही बता, कैसे टूटेंगे उसके ग्राहक? कोई तरकीब है तेरे पास? पर ध्यान रखना, कोई बेकार की बात मत बोलना, वरना डांट पड़ेगी। मालिक, डांटिएगा नहीं, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अगर आप अपनी बिरयानी का दाम आधे से भी कम कर दें, यानी सिर्फ 20 रुपए प्लेट, तब देखिए कैसे लोग रमेश की रेहड़ी छोड़कर आपके ढाबे पर टूट पड़ते हैं। मूर्ख, इस महंगाई में 20 रुपए प्लेट बेचूंगा तो मेरा घर बिक जाएगा। इतना सस्ता माल मैं कहां से लाऊंगा? इससे अच्छा तो मैं ढाबा ही बंद कर दूं। अरे मालिक, दिमाग लगाइए। चावल हम अपने घर का पुराना वाला इस्तेमाल करेंगे जो गोदाम में पड़ा है। और रही बात चिकन की, तो मेरा एक दोस्त है करीम, उसकी दुकान पर जो घटिया या बचा हुआ माल होता है वो मैं कौड़ियों के दाम पर उठा लाऊंगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। वाह कल्लू, आज तूने पहली बार दिमाग की बात की। चल ठीक है, आज का घाटा तो मैं सह गया, पर कल मैं उस रमेश का धंधा चौपट करके रहूंगा। कल सुबह जल्दी जाकर करीम से माल ले आना। कल उसकी सारी हेकड़ी निकाल दूं। अगली सुबह हुई। रमेश ने रोज की तरह पीपल के नीचे अपनी रेहड़ी लगाई। उधर मुखिया भंवर सिंह ने भी अपना ढाबा खोल लिया और कल्लू के साथ जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। आइए गांव वालों, आइए, महा सेल लग गई। मात्र 20 रुपए प्लेट में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी। लूट लो भाई, लूट लो। हाँ भाइयों और बहनों, इतनी सस्ती बिरयानी पूरे जिले में कहीं नहीं मिलेगी। मुखिया जी तो समझो मुफ्त में खिला रहे हैं। जब तक पेट न भरे खाते जाओ। 20 रुपए का नाम सुनते ही गांव के लोगों की भारी भीड़ भंवर सिंह के ढाबे पर उमड़ पड़ी। उधर बेचारा रमेश अकेला खड़ा था। उसकी रेहड़ी पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। वो उदास बैठा इंतजार कर ही रहा था कि गांव की एक बूढ़ी दादी उसके पास आई। रमेश बेटा, तू अब अपनी ये रेहड़ी बंद कर दे। ये क्या कह रही हो दादी? मैं अपनी रेहड़ी बंद कर दूं? पर क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? बेटा, रेहड़ी बंद करने में ही तेरी भलाई है। गांव के मुखिया भंवर सिंह ने 20 रुपए प्लेट में बिरयानी बेचनी शुरू कर दी है। वो पीस भी अच्छे दे रहा है और मात्रा भी पूरी है। सब लोग वहीं जा रहे हैं। दादी, ऐसा कैसे हो सकता है? 20 रुपए में तो बिरयानी की लागत भी नहीं निकलती। मुझे पूरा यकीन है कि दाल में कुछ काला है। लोग सस्ते के चक्कर में अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। बेटा, गांव का मुखिया बड़ा आदमी है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। पर अगर तुझे कोई शक है तो हम सब आज शाम को पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होंगे, तो वहां आना। हम इस बात पर पंचायत में चर्चा करेंगे। ठीक है दादी, मैं शाम को जरूर आऊंगा। पूरे दिन रमेश का भारी नुकसान हुआ। एक भी बिरयानी नहीं बिकी। वो उदास मन से शाम को पंचायत की तरफ चल दिया। उधर मुखिया का सारा माल बिक चुका था और वो बहुत खुश था। कल्लू, तेरा आइडिया तो सचमुच कमाल कर गया, पर क्या तुझे लगता है कि ये खेल ज्यादा दिन चल पाएगा? मालिक, दौड़ेगा बिल्कुल। ये गांव के लोग हैं, सस्ता देखते ही भूल जाते हैं कि माल कैसा है। इन्हें बस कम पैसों में पेट भरने से मतलब है। शाम को पुराने बरगद के नीचे गांव वाले जमा हो चुके थे। रमेश भी वहां पहुंचा और उसने सबके सामने अपनी बात रखी। सुनो गांव वालों, मैं यहाँ किसी जलन की वजह से नहीं आया हूँ। मुखिया जी ने ढाबा खोला, अच्छी बात है, पर आप खुद सोचिए,
क्या आज के ज़माने में 20 रुपए प्लेट में कोई अच्छी और साफ सुथरी चिकन बिरयानी खिला सकता है? क्या वो अपने घर से पैसे लगाएगा? बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा शक है कि वो खाने की क्वालिटी में भारी मिलावट कर रहा है। आप में से कोई आज वहाँ खाने गया था क्या? हाँ रमेश भाई, मैं गया था। सच बताऊं तो खाते वक्त स्वाद कुछ अजीब लग रहा था। चिकन के पीस भी ठीक नहीं थे और चावल में से भी एक अजीब सी बू आ रही थी। देखिए भाइयों, अब मेरा शक यकीन में बदल रहा है। वो पैसों के लालच में हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी बात मानिए, कल सुबह हम सब मिलकर फूड इंस्पेक्टर को बुलाएंगे और उनके ढाबे के खाने की जांच करवाएंगे। अगर उनका खाना सही निकला तो मैं रमेश अपनी रेहड़ी हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और आप सबके साथ खेतों में मजदूरी करूंगा। लेकिन अगर वो गलत निकला तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगली सुबह हुई। वादे के मुताबिक रमेश, गांव वाले और फूड इंस्पेक्टर मुखिया भंवर सिंह के ढाबे कर पहुंचे। इंस्पेक्टर को अचानक देखकर मुखिया और कल्लू सकपका गए, लेकिन मुखिया ने तुरंत खुद को संभाल लिया। क्यों भंवर सिंह, गांव वालों का कहना है कि तुम सस्ते के चक्कर में इन्हें मिलावटी चावल और खराब क्वालिटी का मांस खिला रहे हो, क्या ये सच है? अरे साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मैं ऐसी गलती क्यों करूंगा? गांव वालों से मेरी क्या दुश्मनी? मैं तो बस जन सेवा के लिए इतने कम दाम में खाना खिला रहा हूँ। देखो भंवर, गांव वाले ने शिकायत की है और रमेश ने शर्त रखी है कि अगर तुम्हारी बिरयानी में कोई मिलावट मिली तो वो अपनी रेहड़ी हमेशा के लिए बंद कर देगा। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो आप मेरी बिरयानी की जांच इसी वक्त कर लीजिए। अगर इसमें जरा भी मिलावट या खराब चिकन मिला तो मैं अपनी मूंछें मुड़वा दूंगा और ढाबा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इंस्पेक्टर ने तुरंत काउंटर पर जाकर बिरयानी के सैंपल की बारीकी से जांच की। रमेश और गांव वाले उत्सुकता से देखने लगे। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर का चेहरा सामान्य हो गया। रमेश, तुम खुद देख लो, इस बिरयानी में कोई मिलावट नहीं है। चावल भी ठीक है और चिकन भी पूरी तरह साफ सुथरा और ताज़ा है। तुम्हारी शिकायत गलत निकली। ये सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वाले रमेश पर भड़क उठे और उसे भला बुरा कहने लगे। अरे रमेश, तू तो बड़ा ईमानदार बनता था। मुखिया जी की तरक्की देखकर तुझे जलन होने लगी। अपनी शर्त के चक्कर में तूने एक भले आदमी पर झूठा इल्जाम लगा दिया। गांव वाले मुखिया से माफी मांगते हैं और रमेश की आलोचना करते हैं। रमेश पूरी तरह शर्मिंदा और बेबस होकर सिर झुकाए अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर वो उदास बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? पंचायत और इंस्पेक्टर का क्या हुआ? गीता, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुखिया 20 रुपए प्लेट बिरयानी बेच रहा था तो मुझे लगा कि वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। मैं इंस्पेक्टर को लेकर उसके ढाबे पर गया था, पर पता नहीं कैसे मुखिया को पहले ही भनक लग गई और उसने आज सारी बिरयानी एकदम सही बनाई थी। तो फिर क्या हुआ? मैं गांव वालों के सामने अपनी शर्त हार गया हूं गीता। अब मैं कभी रेहड़ी नहीं खोलूंगा। मैं गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करने जा रहा हूं। अब जो भी रूखा सूखा मिलेगा उसी से गुजारा करना होगा। रमेश भारी मन से काम की तलाश में जमींदार के खेत की तरफ निकल जाता है। उधर मुखिया के ढाबे पर सारे ग्राहक खा पीकर जा चुके थे। सिर्फ किशन नाम का वही लड़का वहां रुका हुआ था जिसने रमेश को मुखिया की बिरयानी के बारे में बताया था। किशन धीरे से मुखिया के पास गया। मुखिया जी, आपका तो काम हो गया। आपकी इज्जत भी बच गई और उस रमेश की रेहड़ी भी बंद हो गई। अब तो मेरे वादे के पैसे दे दो। अरे किशन, सचमुच आज तूने मेरी लाज बचा ली। अगर कल रात तूने चुपके से मेरे घर आकर ये न बताया होता कि रमेश इंस्पेक्टर लाने वाला है तो आज मैं सचमुच फंस जाता, क्योंकि कल तो मैंने सचमुच घटिया माल मंगवाया था। लेकिन तेरी खबर की वजह से मैंने रातों रात सारा माल बदलवा कर अच्छा चिकन रखवा दिया। तो फिर देर किस बात की मुखिया जी, लाओ मेरे पैसे। अरे किशन, पैसे आज नहीं है मेरे पास, कल आकर ले जाना। ये क्या बात हुई मुखिया जी? आपने रात को वादा किया था। मुझे पैसे आज और अभी चाहिए। अगर आप मुकर गए तो मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगा और सच बता दूंगा कि आपने कल रात क्या प्लानिंग की थी। अच्छा, पुलिस के पास जाएगा? तो सुन, अगर मैं फंसा तो रिश्वत देने और साजिश रचने के जुर्म में तुझे भी अपने साथ जेल ले जाऊंगा। सोच ले, अब यहाँ से निकल, पैसे कल मिलेंगे। किशन अंदर ही अंदर बहुत डर गया और उसे अपनी गलती पर भारी पछतावा हुआ। वो समझ गया कि मुखिया ने उसका इस्तेमाल किया है। वो तुरंत वहां से भागा और रमेश के घर पहुंचा। वहां गीता मिली और बताया कि रमेश जमींदार के खेत पर काम करने गया है। किशन दौड़ता हुआ सीधे खेत पर पहुंचा जहां रमेश पसीना बहा रहा था। भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अरे किशन, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए और माफी क्यों मांग रहे हो? भाई, कल रात जब पंचायत खत्म हुई तो लालच में आकर मैंने चुपके से मुखिया के घर जाकर उसे बता दिया कि आप सुबह इंस्पेक्टर लाने वाले हो। मुखिया ने मुझे मोटी रकम का वादा किया था, इसीलिए उसने आज सुबह अच्छा खाना बनाया और आप अपनी शर्त हार गए। लेकिन आज उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया और धमकी भी दी। तो ये बात थी। कोई बात नहीं किशन, तुमने वक्त रहते अपनी गलती मान ली और मुझे सच बता दिया, यही काफी है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, हम मिलकर इस मुखिया का भंडाफोड़ जरूर करेंगे। बस अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं हर तरह से आपका साथ देने को तैयार हूं रमेश भाई। उसने कहा है कि कल पैसे देगा, बस यही सही मौका है। कल जब वो तुम्हें रिश्वत के पैसे दे रहा होगा, हम पुलिस और इंस्पेक्टर को पहले से ही खबर करके वहां छुपा देंगे और उसे रंगे हाथों पकड़वा देंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं इंस्पेक्टर साहब से कहकर तुम्हें बचा लूंगा,
क्योंकि तुमने सच का साथ दिया है। किशन तसल्ली पाकर लौट आया और रमेश के दिमाग में मुखिया को बेनकाब करने की पूरी योजना तैयार हो गई। रात गुजरी और अगली सुबह हुई। किशन मुखिया के ढाबे पर पहुंचा। गांव वाले, रमेश और इंस्पेक्टर सब छिपकर ये सब देख और सुन रहे थे। मुखिया जी, आज तो मेरे वादे के पैसे दे दो। मेरी बिटिया की तबीयत बहुत खराब है, मुझे तुरंत शहर जाकर दवा लानी है। कुछ तो रहम करो मुखिया जी। आप ये समझो कि गांव में अभी किसी को कुछ पता नहीं चला। आगे भी जो खबर होगी मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। बस आज कुछ पैसे दे दो। अरे यार, बोला ना कि अभी हाथ तंग है। चलो ठीक है, बिटिया की बीमारी की बात है तो मैं थोड़े पैसे दे देता हूँ, लेकिन याद रखना, गांव में कोई भी हलचल हो तो उसकी खबर सबसे पहले मेरे पास आनी चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात सुन, आज मैंने बिरयानी में फिर से वही पुराना कम लागत वाला खेल शुरू कर दिया है। अगर आज अच्छी कमाई हो गई तो शाम को तेरे पूरे पैसे चुका दूंगा। फिलहाल ये थोड़े पैसे पकड़। जैसे ही मुखिया ने जेब से पैसे निकालकर किशन के हाथ में थमाए, वैसे ही ढाबे के पीछे छिपकर सारी बात सुन रहे फूड इंस्पेक्टर रमेश ने आधम के। अचानक सबको अपने सामने देखकर मुखिया के होश उड़ गए। भंवर सिंह, अब तुझे कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता। हमने तुझे रिश्वत देने, साजिश रचने और खाने में मिलावट करने की बात कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। मुखिया का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगा। फिर इंस्पेक्टर किशन की तरफ मुड़े। और किशन, तुमने वक्त रहते अपनी गलती का पछतावा किया और सच का साथ देकर इस साजिश को रोकने में मदद की। कानूनन तुम्हें बहुत मामूली सजा होगी, लेकिन भंवर सिंह, तुमने पूरे गांव की सेहत से खिलवाड़ किया है। तुम्हें तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। किशन, नीच, तूने मुझे धोखा दिया। तुम जैसे धोखेबाज और लालची इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए मुखिया जी। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत मुखिया भंवर सिंह और किशन को वहां से ले गए। गांव वाले रमेश से अपनी पिछली गलती के लिए माफी मांगने लगे और उसकी ईमानदारी की जमकर तारीफ करने लगे। दीनानाथ काका ने भी रमेश की पीठ थपथपाई और अगले ही पल रमेश बड़े गर्व और खुशी के साथ उसी पीपल के पेड़ के नीचे अपनी रेहड़ी फिर से सजाकर खड़ा